अब ये पूछताछ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से होनी चाहिए कि उन ऑडियो क्लिप्स जो पेनड्राइव में थे वो उनके पास कहां से आए, वो लीगली इंटरसेप्ट किए थे या इलीगली किए थे। से स्पष्ट किया है कि फोन टेपिंग मामले में सीधे तौर पर मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सरकारी निवास पर बुलाकर पेन ड्राइव देकर यह कहा था कि आप इसे मीडिया को सर्कुलेट कर दो। देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कल के घटनाक्रम को, क्योंकि मुझे लगता है काफी सारी भ्रांतियां एकदम से पूरे प्रदेश और देश में फैल गई कि ये घटनाक्रम क्या हुआ, कैसे हुआ। तो आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मार्च 2021 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई दिल्ली में, और उस एफआईआर को खारिज करने के लिए मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की हुई थी, और वो याचिका पिछले 3 साल से लंबित चल रही थी। उस पर सुनवाई चल रही थी लगातार। तो 14 नवंबर को जो सुनवाई थी, उस सुनवाई पर मैंने अपनी उस याचिका को वापस ले लिया। कारण ये रहा कि जब मैंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली और क्राइम ब्रांच को वो तमाम सबूत जो घटना से संबंधित थे वो हैंडओवर कर दिए, तो उस याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाता था। मैंने अपनी याचिका वापस ले ली। उस याचिका के तहत ही मुझे नो कोएर्सिव एक्शन का प्रोटेक्शन माननीय न्यायालय के द्वारा मिला हुआ था। मुझे अंतरिम राहत थी कि पुलिस मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती है, कोई कोएर्सिव एक्शन नहीं कर सकती है। लेकिन जैसे ही मैंने याचिका वापस ली, तो वो जो प्रोटेक्शन मुझे माननीय न्यायालय की तरफ से मिला हुआ था वो नल एंड वाइड हो गया। तो उसके बाद जिस तरीके की लगातार आशंकाएं चल रही थी, या एक जांच एजेंसी का जो काम करने का तरीका होता है, जिस तरीके से वो नियम के अनुसार काम करते हैं, तो ये संभावनाएं बनी रहती हैं कि गिरफ्तारी हो सकती है कभी भी। तो उसी के एंटिसिपेशन में मैंने 20 तारीख को पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी एक अर्जी लगाई, और 21 तारीख को माननीय न्यायालय पटियाला हाउस के द्वारा मुझे अग्रिम जमानत मंजूर कर दी गई, मुझे अग्रिम जमानत दे दी गई। तो ये तो प्रोसेस था कि मुझे एंटीसिपेटरी बेल मिली हुई थी। उसके बाद कल मुझे वहां दिल्ली पुलिस में बुलाया गया। प्रक्रिया के तहत जो भी कानून सम्मत नियमानुसार जो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो एंटीसिपेटरी बेल थी। अब जब तक आप स्वयं वहां उपस्थित नहीं होगे और आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक तो आपको बेल पुलिस दे नहीं सकती ना। तो गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई, गिरफ्तार किया गया। चूंकि मेरे पास में एंटीसिपेटरी बेल थी, तो उसी वक्त मुझे वहां क्राइम ब्रांच के द्वारा अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके वहां से मुझे रिलीज कर दिया गया। यानी वो सारा जो प्रोसेस था उसको कंप्लीट कर लिया गया। तो ये सारी जानकारी इसलिए मैं देना चाह रहा हूं कि कई तरह के भ्रम, कई तरह की बातें मैंने मीडिया के माध्यम से भी या समाचार पत्रों में भी सुनी। मुझे बेल अंतरिम मिली हुई थी, अग्रिम जमानत मुझे मिली हुई थी, और उस बेल को कल वहां बॉन्ड भरवाकर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में मुझसे फॉर्मेलिटीज करवाकर जब अरेस्ट की कार्रवाई की, उसके बाद मुझे रिलीज करके वहां से छोड़ दिया गया। जो सवाल आपने पूछा कि अब आगे क्या होगा, तो निश्चित तौर पर मैं इस बात का विश्वास करता हूं और मुझे इस बात का भरोसा है दिल्ली पुलिस पर कि जिस तरह से अब जांच आगे बढ़ रही है, जो कार्रवाई लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है, जो मैंने लिखित में स्टेटमेंट दिए हैं, जो मैंने सबूत दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को सौंपे हैं, उन सब की जांच पड़ताल कर आगे बढ़ा जाएगा। और जो आरोपी मुख्य हैं, या जो कहते हैं ना कि जो शामिल हैं इस पूरे घटनाक्रम में, मैंने तो हमेशा से स्पष्ट किया है कि फोन टेपिंग मामले में सीधे तौर पर मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सरकारी निवास पर बुलाकर पेन ड्राइव देकर यह कहा था कि आप इसे मीडिया को सर्कुलेट कर दो। तो उनका ओएसडी होने के नाते मैंने तो आदेशों की पालना की थी। जिस तरह से पुलिस को मैंने ये जानकारी दी कि ऑडियो क्लिप्स कहां से आए, उसी तरीके से अब ये पूछताछ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से होनी चाहिए कि उन ऑडियो क्लिप्स जो पेनड्राइव में थे वो उनके पास कहां से आए, वो लीगली इंटरसेप्ट किए थे या इलीगली किए थे। तो अब जांच उस दिशा में आगे बढ़ेगी, और जो लोग भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हो सकते हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा है कि जब भी कोई लीगल सर्विलांस होता है, लीगल इंटरसेप्शन होता है, तो गृह विभाग के तहत एक विशेष शाखा उस व्यक्ति को या उस फोन को सर्विलांस पे रखती है।
उसके लिए बहुत से नियम कायदे कानून होते हैं, बहुत सारी परमिशंस ली जाती हैं, जिसकी जानकारी होम सेक्रेटरी को होती है, होम मिनिस्टर को होती है, प्रदेश के डीजीपी को होती है, चीफ सेक्रेटरी को होती है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम को होती है, इंटेलिजेंस के जो डीजीपी हैं उनको होती है। इन तमाम उच्च अधिकारियों को इस बात की जानकारी होती है कि किस व्यक्ति के फोन को सर्विलांस पे लिया हुआ है और किसका इंटरसेप्शन हो रहा है। तो ये तमाम लोग जिन्होंने उस ऑडियो को इंटरसेप्ट करके मुख्यमंत्री तक पहुंचाया होगा या मुख्यमंत्री के आदेशों पर किया होगा, तो ये सारी जितनी भी जानकारी है, यही जो तमाम सवाल हैं, इनके जवाब इनसे पूछताछ में ही मिलेंगे। इन तमाम अधिकारियों से पूछताछ होगी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछताछ होगी, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि वो ऑडियो क्लिप्स जिसमें तथाकथित रूप से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारे कांग्रेस के दिवंगत नेता भंवर लाल शर्मा जी और विश्वेंद्र सिंह जी और एक और कोई संजय जैन करके व्यक्ति थे, उन सबकी वार्तालाप थी, जिसमें ये सुनाया गया कि एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है, पैसों का लेन देन करके, एमएलएस की खरीद फरोख्त करके। तो अब ये बात वही बताएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री इस बात का जवाब देंगे जब उनसे पूछताछ होगी कि वो ऑडियो क्लिप्स उनके पास जो आए उस पेन ड्राइव में वो लीगली इंटरसेप्ट थे या इलीगली थे। तो अब जांच उस दिशा में आगे बढ़ेगी। मुझे यकीन है कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद, देखिए, मेरी भूमिका अब लगभग समाप्त हो चुकी है। मुझसे जो भी जानकारी चाही गई थी, मुझसे जो पूछताछ होनी थी, मुझे 11 बार क्राइम ब्रांच के नोटिस मिले हैं पिछले 3 साल में। उसमें से 7 बार मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ हूं। 4 बार जो नहीं जा पाया उसका मैंने लिखित में जवाब दिया है। मैं पहले दिन से कॉपरेट कर रहा हूं और आगे भी दिल्ली पुलिस का और क्राइम ब्रांच का मैं लगातार सहयोग करूंगा। जहां भी मुझसे इस सच्चाई को कहने की बात आएगी, मैं उस प्लेटफॉर्म पे इस बात को कहने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं सार्वजनिक रूप से कह चुका हूं और वो सबूत भी दे चुका हूं जो उस पूरे घटनाक्रम के लिए जो प्राइम एविडेंसेस थे। तो अब ये जांच उस दिशा में आगे बढ़ेगी, इसका मुझे पूरा यकीन है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में प्रदेश में आप कुछ ऐसे घटनाक्रम देखेंगे जिनसे उस समय की राजनीति के साथ साथ आज की राजनीति में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। मान के चले कि जिस प्रकार से चूंकि आपको तो बाद आपको रिलीज कर दिया गया, लिखित में आपने एविडेंस दिए हैं, उसके आधार पर कुछ और गिरफ्तारियां जल्दी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती हैं। देखिए, किसी भी जांच एजेंसी की ये पूरी प्रक्रिया होती है कि जो भी लोग शामिल हैं या जो सबूत उन्हें मिले हैं, जो एविडेंसेस मिले हैं, जो स्टेटमेंट उन्हें मिले हैं, उसके आधार पर जांच करें। और जिन जिन लोगों का नाम लिया जाता है, जो लोग शामिल होते हैं, निश्चित तौर पर उनकी गिरफ्तारियां भी होती हैं, उनसे पूछताछ के नोटिस भी भेजे जाते हैं। तो अब वो किस दिशा में आगे बढ़ेंगे ये जांच एजेंसी के ऊपर निर्भर करता है। पर इस बात का आप यकीन मानिए कि ये सारा घटनाक्रम जो फोन टेपिंग था, अब इसका बहुत जल्दी पटाक्षेप होगा और जो लोग शामिल थे, सीधे तौर पर जो लोग शामिल थे, निश्चित तौर पर कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होगी।